अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ़ द डीएनए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डीएनए का मॉडल पेश किया है। तो इसके बाद अगर हम कंपोजिशन की तरफ आ जाएं, डीएनए की कंपोजिशन की तरफ आ जाएं तो 1953 की बात है। हमारे पास साइंटिस्ट थे वैटसन एंड क्रिक। इन दोनों ने मॉडल पेश किया था डीएनए का, यानी कि डीएनए के ऊपर इन्होंने वर्किंग की थी और मॉडल पेश किया था। इन दोनों ने 1953 में इन्होंने ये कहा था कि ये जो डीएनए है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल यानी कि डबल हेलिक्स की तरह का होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स होते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बात की कि डीएनए जो है इसके अंदर 4 नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद होती हैं। 4 नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक हो गया। अब ये जो 4 नाइट्रोजिनस बेसिस जो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, इसमें जो है वो कौन कौन सी बेसिस जो हैं डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, कौन सी थी, जिसमें फ़र्स्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है एडिनिन के। एक तो हमारे पास एडिनिन होती है, दूसरी हमारे पास थायामीन होती है और तीसरी हमारे पास जो है वो यूरेसिल होती है। तो ये जो बेसिस हैं कि फ़र्स्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एडिनिन, सेकंड थायामीन, सेकेंडली थायामीन, थर्ड वन इज़ गुआनिन एंड फोर्थ वन इज़ साइटोसिन। ये जो 4 नाइट्रोजिनस बेसिस थी, इन्होंने कहा कि डीएनए में ये 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि इसके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, मतलब डीएनए जिन्होंने मतलब ठीक है ना, जिन्होंने बॉन्ड बनाए हुए होते हैं आपस में, ज़ाहिर सी बात है बॉन्डिंग होती है जिसके ज़रिए बेसिस आपस में जुड़ी होती हैं। वो बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पे हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आता है डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने कहा कि इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं जिसमें एडिनिन है, फर्स्ट पे हमारे पास एडिनिन है, देन थायामीन है, फिर साइटोसिन है और देन गुआनिन है। ये 4 जो हैं बेसिस होती हैं। जो एडिनिन और थायामीन है ना, इन दोनों के दरमियान में जो है वो डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और थायामीन के दरमियान में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये एडिनिन हमेशा थायामीन के साथ अटैच होगी, ठीक है, और जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ अटैच होगी। तो ये जो है इनके अंदर जो है वो बॉन्डिंग का एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से ये आपस में जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, आपस में किस तरह से जुड़ते हैं बॉन्डिंग के ज़रिए। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि 3 चीज़ें थी ना, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का इन्होंने बताया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं जिनमें एडिनिन, गुआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन। और बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए है इसका जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 4 नाइट्रोजिनस बेसिस तो प्रेजेंट हैं, पर ये अटैच किस तरह से होती हैं। लाइक इन्होंने ये कहा कि जो एडिनिन है वो हमेशा अटैच होगी थायामीन के साथ और जो गुआनिन है वो हमेशा अटैच होगी, वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही अटैच होगी। यानी इस तरह से इनके पेयर्स जो है वो बनेंगे कि जो एडिनिन है वो गुआनिन के साथ आएगी और जो थायामीन है एडिनिन के साथ थायामीन आएगी, एडिनिन जिसके साथ हमारे पास थायामीन आएगी, ठीक है, और गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन आएगी और इनके दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड होगा और डबल हाइड्रोजन उनके दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अब जो है वो अटैच पेयर्स की फॉर्म में ये आपस में अटैच होगी। अब जब वो अटैच हो जाएंगी, थायमीन के साथ गुआनिन अटैच जो है वो हो जाएगी, तो साइटोसिन के साथ जो है वो गुआनिन आ जाएगी। अब इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस तरह से मौजूद होगी, जो हमारे पास एडिनिन और थायमीन है इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे और इनके होंगे, जबकि जो गुआनिन और साइटोसिन है इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे जो इनको आपस में
में अटैच करेंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा मतलब यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो कह सकते हैं कि होता है, मतलब इतनी इसके अंदर पावर होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स इन्होंने स्ट्रक्चर है जो ये दिया था हमें। अब इन्होंने ये कहा कि अब इसका यानी कि जो स्ट्रक्चर पेश किया गया था कि किस तरह से जो है वो डीएनए है उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जो स्ट्रक्चर था इसका वो हमारे पास डबल हेलिक्स की फॉर्म में था। लाइक इस तरह से अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक इस टाइप का जो है वो डीएनए है, ठीक है। तो ये जो है ये डीएनए है हमारे पास। इसी तरह से जो डीएनए है वो क्या करता है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका काम क्या होता है कि मतलब इसके दरमियान में जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो आपस में अटैच होती हैं। इन नाइट्रोजनस बेसिस का क्या काम होता है कि वो बॉन्ड्स बनाती हैं आपस में, डबल कवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ये इस टाइप का जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। दरमियान में जो है वो इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अटैच होती हैं इनके दरमियान में। ये डीएनए है हमारा। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से, फिर ये स्ट्रक्चर था हमारे पास इसका डबल हेलिक्स, ठीक है। तो ना कि एक हेलिक्स ये आ रहा है हमारे पास, ये जो है वो एक हेलिक्स है। तो इसके इस साइड पे भी जो है ये एक हेलिक्स इस तरह से चल रहा है और दूसरा दूसरी तरफ से टर्न ले रहा है। तो ये कि एक हेलिक्स ये आ रहा है और दूसरा जो है वो इस तरह, ये यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नेम भी दिया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नेम दिया जाता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड अब इनके दरमियान जो अटैच होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस इनके दरमियान। इस तरह से कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अटैच होती है, जिनमें मेनली ये 4 होती हैं, जिसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। जो एडिनिन और थायमीन के दरमियान जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जो गुआनिन एंड साइटोसिन है इसके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसका जो कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आउटसाइड पोर्शन जो है ये यहाँ पर जो है ये इस पोर्शन के अंदर जो है ये आउटसाइड वाला रीजन, इसके अंदर ये वाला आउटसाइड, ठीक है, इसका जो है वो इसको बैकबोन कहा जाता है डीएनए की। इसमें जो शुगर्स हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके इनसाइड अगर हम देखें तो वहाँ हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। ये जो अटैच होती हैं आपस में, ये जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और ये इसको शुगर बैकबोन का मतलब डीएनए की बैकबोन जो है वो उसका उस डीएनए की बैकबोन का नाम भी दिया जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस हुई हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो इस तरह से होता है कि हमारे पास अगर कोई भी जो है वो 2 बेसिस की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई सी भी 2 बेसिस अगर हमारे पास हैं, अगर तो वो एडिनिन है तो यहाँ पर एडिनिन के साथ क्या आएगी, थायमीन आएगी। अगर तो वो गुआनिन है तो गुआनिन के साथ क्या आएगी, साइटोसिन आएगी। इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और इनके दरमियान तकरीबन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो होंगे। तो वो इस तरह से होता है कि एक हमारे पास ये बेस है एडिनिन और ये वाली जो बेस है दूसरी हमारे पास गुआनिन है। एडिनिन अटैच होगी थायमीन के साथ, गुआनिन अटैच होगी साइटोसिन के साथ। ये देख लिया, ये हमारे पास एडिनिन है और ये हमारे पास थायमीन है। और तो जब ये आपस में आकर जुड़ेंगी तो ये जुड़ेंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक तरफ होगी हमारे पास गुआनिन और दूसरी तरफ होगी हमारे पास साइटोसिन। अब जब ये जैसे ही आपस में तो ये किस तरह से जो है वो जुड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ेंगे, तो ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें जो है वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ठीक है। तो ये था हमारे पास डीएनए का एक जनरल स्ट्रक्चर जो कि पेश किया वैटसन एंड क्रिक ने। इनका ये मॉडल था डीएनए का और इन्होंने ये चीज़ साबित की कि जो डीएनए है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनहेरिटेंस है, उनको ट्रांसफ़र करने में एक मेन रोल वो प्ले करता है,
ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस, इसको भी इसके बाद इन्होंने जो है वो क्या स्टडी किया कि जिस तरह से हमने इसका वाटसन एंड क्रिक मॉडल हमने देख लिया, इन्होंने इसको भी स्टडी किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये किस तरह से परफॉर्म होती है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को अगर हम देखें कि डीएनए जो है ये रेप्लिकेट किस तरह से करता है, रेप्लिकेशन का दूसरा नेम दिया जाता है डुप्लीकेशन का, कि डुप्लिकेट करना यानी कोई चीज़ डबल हो जाती है, ठीक है ना। डुप्लिकेट करना, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो डीएनए है इसका एक स्ट्रक्चर से हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो डीएनए के मिल सकते हैं, यानी कि जो डीएनए है एक मॉलिक्यूल है, इससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और फिर फर्दर ऐसा जो कह सकते हैं कि ऐसे जो प्रोसेस जो ये चलता रहता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि मियोसिस वगैरह में, जो मियोसिस का सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है, इसमें सेल डिवाइड करने से पहले, तो उस सेल जब डिवाइड करना होता है उससे पहले जो है सेल का जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है। जब वो डुप्लीकेट करता है, वो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बनते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि क्योंकि सेल ने डिवाइड करना है तो सेल के डिवीज़न से 2 सेल बनने हैं और एक में एक न्यूक्लियस मौजूद होगा और हर न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए भी मौजूद होगा। तो इसलिए सेल की डिवीज़न से पहले जो डीएनए है इसका डिवाइड करना है, इसका डुप्लिकेट करना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो सब से पहले जो है वो डीएनए डुप्लिकेट करता है और फिर फर्दर जो है वो सेल डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने डुप्लिकेशन को ही देखना है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक, जिस तरह से कोई स्ट्रैंड है डीएनए का, इस टाइप का अगर कोई स्टैंड है डीएनए का, तो इसी के अपोजिट जो है मतलब जो है वो स्ट्रैंड मौजूद होगा इस टाइप। तो यहाँ से क्या है कि ये इसका फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये इसका सेकंड स्टैंड है। ये स्टैंड है एक डीएनए का फर्स्ट स्टैंड और सेकंड स्टैंड हमारे पास इस तरह से ठीक हो गया। अब होता क्या है कि कहीं से भी किसी भी जगह से, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि होता ये है कि यहाँ पर आकर कुछ एंजाइम्स जो हैं वो अटैक करते हैं। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आएंगे, इस रीजन पर जाके डीएनए के वो अटैक करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे। एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से ये स्ट्रैंड जो है यहाँ से जो है वो कट हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो न्यू जो है वो स्ट्रैंड बन जाएगा इस टाइप का। दूसरी साइड से भी जो है वो स्ट्रैंड इस तरह से बनेगा और ये जब ये यहाँ से कट हो जाएगा, कट होने के नतीजे में जो है वो न्यू स्ट्रैंड हमारे पास जो है वो डीएनए का बन जाता है। तो और ये स्ट्रैंड जो है ये यहाँ से जब कट आता है, अब दूसरे एंजाइम इसके पर आकर अटैक करते हैं और यहाँ से भी अटैक करते हैं। तो ये जो है इस रीजन के ऊपर एंजाइम्स आएंगे और अटैक करेंगे। तो क्या होगा कि तो जैसे ही एंजाइम इसके ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो इस रीजन के अंदर आकर जुड़ती हैं। तो जुड़ने के नतीजे में जैसे ही नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर जुड़ती हैं तो यहाँ से एक और स्ट्रैंड जो है वो इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक नया जो है डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से जो है वो बनेगा। डीएनए का इस तरह से जो है वो डीएनए का नया स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो जाएगा दोनों साइडों से जो है और निकलना शुरू हो जाएगा स्ट्रैंड जो है लाइक इस तरह से। फिर देन इस तरह से ठीक हो गया और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये कंप्लीट हो जाता है स्ट्रैंड, ठीक है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जब यानी बन जाता है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको रिमूव करने के नतीजे में और इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है इस रीजन में भी। यहाँ से जब इसको रिमूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से भी कोई भी कट कर दिया जाता है। तो जब यानी कि यहाँ पे आप देख लें हमारे पास एक मॉलिक्यूल से हमारे पास एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो है वो बन के इस तरह से जो डीएनए है वो डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है। तो ये तो इस के जो हमारे पास जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जो एन स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के होते हैं। जो एन स्ट्रैंड होता है, जो एन वाला रीजन होता है, एन वाली पोजीशन वाला, लाइक ये वाला, तो ये जो है
जिस तरह से ये जो पोजीशन है डीएनए की ये वाली, और इसकी भी जो ये वाली पोजीशन है ये एन पोजीशन है, और इसके ऊपर न्यू जो है वो आकर अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये मेनली परफॉर्म होता है, ठीक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन और डुप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और हमने साथ इसके वैटसन और क्रिक मॉडल ने जो मॉडल पेश किया डीएनए का, वो भी जो है वो देख लिया, और ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।